हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th फाइनल एग्जाम के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर सोशल साइंस के पढ़ेंगे। यह 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए समय गवाए बिना हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। कहने का मतलब यह कि राजनीतिक यानी लोगों में जो प्रेम और एकता स्थापित करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यह ऐसी भावना जो किसी भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनता है। मतलब क्या कि एक राष्ट्रवाद क्या करता है, तो एक दूसरे के बीच प्रेम और एकता स्थापित करता है। अगला सवाल है, मेटर्निक युग क्या है? मेटर्निक युग ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में मेटर्निक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन के दौरान उन्होंने यूरोप के राजनीति में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई और इसी काल को मेटर्निक युग के काल के नाम से जाना जाता है। मेटर्निक ने इस प्रकार 1815 से लेकर 33 साल तक उन्होंने शासन किया और इस प्रकार शासन किया कि उन्हें मेटर्निक युग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं थी बहुत सारी थी। सबसे पहला क्या था कि वो वहाँ के जो राज्य थे छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। वे लगभग 300 राज्यों में बटा हुआ था और सभी राज्य की प्रमुखता अपनी अलग सोच थी। सभी लोग अपने अपने अलग अलग विचार के थे और धार्मिक जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। इसी कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अगला सवाल है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जो कट्टर प्रत्यावादी था। वह किसी भी तरह वैधानिक सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोधी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी तरह सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके शासनकाल में देश के भूखमरी और बेरोजगारी का व्यापक होने लगी। इसी कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। अगला सवाल है, गौरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। तो गौरीबाल्टी जो थे पेशे से नाविक था। गौरीबाल्टी ने अपने कर्मचारियों एवं तथा स्वयंसेवक की शस्त्र सेना बनाई जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गौरीबाल्टी ने। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसकी सहायता से उन्होंने 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों पर अधिकांश जनता ब्रूबो वंश के निरंकुश शासक से तंग आकर गौरीबाल्टी के समर्थन बन गए। गौरीबाल्टी यहाँ गणतंत्र की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया और साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगे। ये गौरीबाल्टी की जीवनी थे। खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार यहाँ अगला क्वेश्चन है। तो रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों के समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और वो सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहा था, जहाँ जार का बहुत बड़ा महल था, वहाँ राजा रहते थे। परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग भगदड़ में मच गए और हजारों लोग मारे गए। रविवार का यह दिन था, इसीलिए इसको खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक ने
प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। करेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह कहानी 25 अक्टूबर 1917 की थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सर्वहारा वर्ग क्या है? सर्वहारा मतलब होता है सभी प्रकार के। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, अन्य मजदूर, श्रमिक तथा आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये कि समाज का वह वर्ग जिसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध भी किया और जर्मनी के एकीकरण में मेन भूमिका भी निभाई। अगला सवाल है, संसाधन क्या है? संसाधन वे सारी जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। हमें ज़रूरत है हवा की, तो ये हमारा संसाधन हो गया। जल, पानी, कोयला, पेट्रोलियम, मोबाइल, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सके, वो हमारा क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। अगला सवाल है, कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। तो कोयले जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट कोयला। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस आंदोलन का अंतर्गत पेड़ पौधों को ठेकेदार द्वारा काटने से बचाना था। यहाँ के लोग पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटना, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। अगला सवाल है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति क्या है? तो वैसी विधि जिसमें उचित सिंचाई, कीटनाशी एवं उपयोग द्वारा उच्च उत्पादक वाले बीज का उपयोग कर कृषि उत्पाद को अत्यधिक रूप से बढ़ाया जाता है, हरित क्रांति कहलाती है। मतलब क्या कि वो टेक्नोलॉजी का उपाय करके जिसमें अधिक उपज हो, वो क्या हो गया? हरित क्रांति का नाम दिया गया। अगला सवाल है, रंग भेद क्या है? तो रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में काले लोग और गोरे लोगों के लिए अलग अलग निवास की व्यवस्था थी को राष्ट्रीय युवा सरकार ने 1848 में कानून बनाकर लागू किया था और इस रंग भेद की नीति को रंग भेद कहा जाता था। अगला सवाल है, सत्ता का विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ सत्ता के एक स्थान पर केंद्रित न कर उनका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाना। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ? सत्ता को बांट कर रखना। भारत में केंद्र सरकार व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन इसकी उदाहरण है। मतलब क्या कि केंद्र सरकार को अलग शक्ति दी गई है और राज्य सरकार के अलग शक्तियाँ हैं, तो इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा गया है। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो वैसा राज्य जिसमें किसी भी एक धर्म की विशेष प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी धर्म यानी कोई भी देश हो, उसमें एक धर्म की बात न चले, उसमें समान आदर प्राप्त हो, हर एक धर्म का समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। हमारा भारत है जैसे। अगला सवाल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सब क्या समझते हैं?
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का सम्मिलित निजी संपत्तियों के पास होते हैं, जिसका उपयोग वो अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। आधारभूत संरचना क्या है? तो इसका उत्तर होगा आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है। अगला सवाल है, खादर मिट्टी और बागर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो खादर मिट्टी और बागर मिट्टी में बहुत सारे अंतर हैं। पहला क्या है, खादर मिट्टी जो होता है नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, जबकि बागर मिट्टी क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ को प्रभाव होता है, जबकि बागर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं हो पाता है। अगला सवाल है अगला तीसरा पॉइंट है, उत्तरी बिहार एवं गंगा के मैदान पर यानी खादर मिट्टी का बहुत सारे उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं, जबकि पंजाब और महाराष्ट्र की भूमि इसमें बागर मिट्टी का उदाहरण है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी और भूकंप में क्या अंतर है? तो सुनामी और भूकंप के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला जो है भूकंप का पॉइंट, जब पृथ्वी के भीतर हलचल उसके धरातल पर कंपन उत्पन्न होते हैं तो इसे भूकंप कहते हैं। इसमें भूमि कांपने लगती है। भूकंप में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर गड़बड़ी होती है जिससे पृथ्वी भूमि हमारा कांपने लगती है, यानी उसमें कंपन आ जाती है। वही सुनामी में क्या होता है, जब भूकंपीय सागरीय तल यानी बहुत बड़े समुद्र उत्पन्न होता है तो इसे सुनामी कहते हैं। इसमें सागरीय तल जल तटलीय क्षेत्रों की ओर तेज धारा के साथ बहने लगती है। यानी क्या, जब सुनामी होती है तो इसका कंपन किस में होता है, तो बड़े बड़े समुद्र में होता है और उसका बहाव बहुत सारे शहर को ले डूबती है। अगला सवाल, ये अगला पॉइंट है, भूकंप की स्थिति में भूमि के कंपन से काफ़ी तबाही जान मान की नुकसान होती है। मान के चलिए कि जब भूकंप आती है तो बहुत सारे घर गिर जाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी दबकर मर जाते हैं, इंसान दबकर मर जाते हैं। इस कारण भूकंप में क्या होता है, वो धरती पर होती है, जिस कारण बहुत सारे होती हैं। जबकि सुनामी की स्थिति में जल के तेज बहाव से तटीय क्षेत्र में काफ़ी तबाही जान माल की वहाँ भी नुकसान होती है। सुनामी मतलब जो भी उसके सटे हुए क्षेत्र होते हैं उसको वो तबाह कर देते हैं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।